हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। जैसे कि हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया था यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जो कि यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए है। अब आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2, जिसका पार्ट 1 करेंगे इसके 51 से 100 तक के क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 101 से 150 तक के क्वेश्चंस। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हों जिन्होंने सब्जेक्ट में हिंदी लिया हो, आप उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फर्स्ट है इसमें ये क्वेश्चन नंबर, इसमें मिसप्रिंट है बुक में ही, यहाँ पर ये 51 आएगा और सेकंड वाला 52, ये दोनों पर ही 52 नंबर डल के आए। इसमें है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो ये एक पुस्तक का नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसके हमें लेखक बताने हैं कौन है, मुनीजिन विजय या मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें जो इस पुस्तक के लेखक हैं ये हैं मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने राजस्थानी पिंगल साहित्य भी लिखा है। तो राजस्थान से रिलेटेड इनके 2 साहित्य हैं, एक तो राजस्थानी भाषा और साहित्य और सेकंड राजस्थानी पिंगल साहित्य। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं। तो हिंदी की वो प्रथम महिला बतानी है जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, तो वो फर्स्ट हैं जानकी देवी बजाज। इन्होंने 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा होता है कि अपनी जीवन के बारे में लिखना, तो उन्होंने सबसे पहली महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रतिभा अग्रवाल, इन्होंने भी आत्मकथा लिखी है, लेकिन इसमें पूछा गया था फर्स्ट। इन्होंने लिखी थी दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। नेक्स्ट है आचार्य शुल्क की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है, ये बतानी है। जो आचार्य रामचंद्र शुल्क थे उनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि थी वो क्या थी। हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, या युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, या परंपरा का महत्व बताती है, या आर्थिक स्थिति के बारे में। तो जो आचार्य रामचंद्र शुल्क की ऐतिहासिक दृष्टि थी वो बताती है युग की परिस्थितियों को, कि जो अलग अलग युग गए हैं उनकी परिस्थितियों को मेन उसमें बताया गया है। और इनका जो प्रसिद्ध सबसे ग्रंथ है वो कौन सा है, 1929 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है राम नरेश त्रिपाठी। इसमें इन्होंने 15,015 के से भी ज़्यादा लोकगीतों का संग्रह किया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। तो विद्यापति ने ऐसी कौन सी रचना लिखी थी जिसके आधार पर उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाने लगा, ये बताना है इसमें। तो वो कौन सी रचना थी, पदावली रचना के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। और ये जो रचना है ये क्यों कहा जाने लगा मैथिल कोकिल, क्योंकि इसकी जो रचना की थी, पदावली की रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की थी। ये कीर्ति पताका और कीर्तिलता है, तो ये भी विद्यापति जी की रचना है, लेकिन इसमें पूछा गया था मैथिल से रिलेटेड, तो वो आएगी पदावली। नेक्स्ट है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। तो ये बताना है प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है। तो जो संदेश रासक है ये किस टाइप का काव्य है, खंड काव्य है। और इसे किसने लिखा था, अब्दुल रहमान ने इसको लिखा था। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, जो कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था उससे प्रभावित होकर ये अब्दुल रहमान ने संदेश रासक को लिखा था। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो एक तो ये क्वेश्चन पता चल गया कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, चंद्र बरदाई को। और इन्होंने कौन सा लिखा था लेख, पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और चंद्र बरदाई ने लिखा, तो इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि। अब ये कहा किसने था ये बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा था। नेक्स्ट है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। तो मीराबाई का जो मलाल है, ये नाम से ही पता चल रही है कि मीराबाई का मलाल है, तो किसने लिखी होगी, ये मीराबाई ने। नेक्स्ट है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग
ही क्या था, यह किसने कहा था। तो ये कथन बताना है कि किसने बोला था। ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर से ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। नेक्स्ट है साधना के 3 अवयव बताए हैं, कर्म, ज्ञान और। तो साधना के एक तो ये पता चल गया कि कितने अवयव हैं, 3 हैं। एक तो कर्म हो गया, एक ज्ञान हो गया और तीसरा अवयव कौन सा होगा, भक्ति। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति। नेक्स्ट है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो राघव चेतन जो है इनमें से किसका पात्र है, वो है पद्मावत का। पद्मावत किसने लिखी थी, मोहम्मद जायसी ने, और उसकी जो रचना थी उनमें से राघव चेतन इनका पात्र था। पद्मावत में नागमती पद्मावती रत्नसेन की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है और उसी में ही राघव चेतन का पात्र है। नेक्स्ट है भाषा निबंध मति मंजुल मातना मोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तो ये एक श्लोक का पाठ दिया गया है, भाषा निबंध मति मंजुल मातना मोती। तो ये जो श्लोक था ये किसने लिखा है, ये लिखा है तुलसीदास जी का। ये श्लोक तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये कौन सी शाखा के कवि हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है कि इनके कौन कौन से शिष्य थे, ये बताना है कि कौन सा गलत है। कुंभन दास और कृष्णदास ये बिल्कुल ठीक है, सूरदास और परमानंद दास ये भी ठीक है, लेकिन नंददास और चतुर्भुज दास ये ठीक नहीं है। और इसमें भी सूरदास आ गया और कृष्णदास ये बिल्कुल ठीक है। तो नंददास और चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं थे, ये किसके शिष्य थे, विट्ठल नाथ के, ना कि वल्लभाचार्य के। नेक्स्ट है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है। तो विज्ञान गीता के रचयिता कौन है, इसमें विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशव दास। इनकी और भी रचनाएं हैं, वो हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। नेक्स्ट है हमिए हलालल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है रसलीन की, इन्होंने इस पंक्ति का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रिक्ति मुक्त नहीं है। तो रिक्ति मुक्त कौन सा कवि नहीं है, तो ये हमें देखना है। तो रिक्ति मुक्त बोधा भी है, ठाकुर भी है, आलम भी है, लेकिन जो सेनापति हैं वो रिक्ति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति बद्ध शाखा के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके भक्त थे, भगवान राम के। नेक्स्ट है भिखारी दास की रचना। भिखारी दास की रचना कौन सी है इनमें से, ये है काव्य निर्णय। भिखारी दास जी ने लिखी थी काव्य निर्णय। इन्होंने पूरे 7 ग्रंथ लिखे थे, काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण आदि। और ये चिंतामणि किसने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है इनमें किसका समय सबसे बाद में है। तो मतलब ये है कौन से सबसे लास्ट में लिखी गई है। अब इसका सबका पहले तो समय पता होना चाहिए। केशव दास का समय था 1555 से 1555 से लेकर 1617 तक। फिर रहीम दास का टाइम था 1553 से लेकर 1626। तो हमें तो बस शुरू वाला देख लेना है, क्योंकि ये पहले आ जाएगा 1553, तो रहीम फर्स्ट पर आ जाएंगे, सेकंड पे केशव दास आ जाएंगे, थर्ड पर घनानंद 1689 और सबसे लास्ट में है पद्माकर 1753। तो इसमें यही पूछा गया है किसका समय सबसे बाद में है, तो ऑप्शन डी पद्माकर। नेक्स्ट है ऋतु वर्णन। तो ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो ऋतु वर्णन ये कहा गया है कि इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए, मतलब ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने बोला था कि इस टाइप का ऐसे किसी श्रृंगारी कवि ने इनके जैसा ऋतु वर्णन नहीं किया है। तो ये किसके लिए बोला गया था, सेनापति के लिए। और इनके रचित ग्रंथ कौन से हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी इसमें ये रिपीट ही हो रहा है, ये 69 2 बार आ गया है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही होगा। 70 है हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। तो हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, ये हमें देखना है भारतेंदु युग को। तो हिंदी पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि जो द्विवेदी युग है उसको क्या कहा जाता है, सुधार काल। नेक्स्ट है नूरजहां प्रबंध महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो नूरजहां जो प्रबंध काव्य था उसको किसने लिखा था, गुरु भक्त सिंह ने।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा ये किसने लिखी थी? इसे पुष्प की अभिलाषा को क्या और कहा जाता है? भारतीय आत्मा। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है तो वो पुष्प की अभिलाषा को, और इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका ना पूरा नाम है, की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी। ये तो पता है कि रश्मि रथी किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। इसकी जो कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई थी ये बतानी है। तो इसकी कथा वस्तु ली गई थी महाभारत से। और रश्मि रथी का अर्थ क्या होता है? सूर्य की किरण रथ पर सवार, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। और इसमें पूरे 7 सर्ग हैं और ये प्रकाशित कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तो तार सप्तक के इनमें से कौन से कवि हैं? इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन में उनमें से हैं अज्ञेय। ये तार सप्तक के कवि हैं। जब अज्ञेय थे तो इनके टाइम पे जो है 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे। अब वो कौन कौन से थे? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। मीन्स ये है, अगर ये पूछा जाए कि पहला सप्तक किसे कहा जाता है तो फर्स्ट सप्तक होता है तार सप्तक। तो इसमें यही पूछा गया है। तार का मतलब यह है कि फर्स्ट के कौन से थे, तो फर्स्ट के थे अज्ञेय। और ये धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, ये कौन से टाइप के थे? तो सेकंड वाले सप्तक के। नेक्स्ट है लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो जो लघु मानव की अवधारणा है वो किसकी विशेषता है? नई कविता की। तो ये नई कविता की मेन विशेषता जो पूछी जाएगी तो ये है लघु मानव की अवधारणा। नेक्स्ट है हिंदी। अब यहाँ से व्याकरण के क्वेश्चन है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसमें ये पता चल गया कि हमें दोनों साइड से ही कि 25 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे आएंगे ही जो गद्य पद्य से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद में फिर व्याकरण के, और फिर लास्ट में हमारे अनसीन पैसेज से रिलेटेड। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से देखना है कि उष्म व्यंजन कौन सा होगा, है, ले, में या जय। तो उष्म व्यंजन है जिन वर्ण व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले, मतलब वो उष्मा उत्पन्न करती है, तो उसको बोला जाता है उष्म व्यंजन। क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें कौन कौन से होंगे, श, श, श और है, मतलब तीनों श आ जाएंगे और है ये आएंगे उष्म व्यंजन में। नेक्स्ट है राम अयोध्या के राजा थे। तो ये हमें वाक्य दे दिया, राम अयोध्या के राजा थे। अब ये बताना है इसमें जो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें हमें पता चल रही है कि सिंपली कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इसमें अब हमें शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है, उज्ज्वलन सही टाइप से लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला उज्ज्वलन जो है बिल्कुल सही टाइप से लिखा हुआ है कि ऊ के बाद 2 आधे जय आएंगे। जैसे हम ज्वलन लिखते हैं तो ज्वलन तो इस टाइप से लिखते हैं, और उज्ज जब लगाते हैं तो उसमें उज्ज का यूज़ कर देंगे, ये नहीं कि एक जय उसमें से चला जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो स्वतंत्र को किस टाइप से लिखा जाएगा? तो स्वतंत्र को लिखा जाएगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी ये सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो इसमें भी ये देखना है कि दुर्निवार को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो हमें ये लिखा जाएगा ऑप्शन डी, दुर्निवार। नेक्स्ट है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मना हमें दे रखी है, इसकी भाववाचक संज्ञा लिखनी है। तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मना करना मीन्स मना ही। जबकि मनसा, मानस और मन ये तीनों ही इससे रिलेटेड नहीं है। मना मीन्स मना करना है, तो इनमें से किसी का मीनिंग मना करना नहीं है, तो वो हो जाएगा मना ही। नेक्स्ट है गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है वो एक पशु का नाम है, किसी का एक स्पेशल नेम तो है नहीं, तो व्यक्तिवाचक भी नहीं आ सकती, ना ये कोई भाव, ना द्रव्य की मीन्स सोना पीतल ये सब नहीं है। ये क्या है, जातिवाचक, क्योंकि गाय बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने टाइप होते हैं? सर्वनाम होते हैं पूरे 6 टाइप के। अब ये होते कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक तो पुरुषवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो पूरे 6 टाइप के होते हैं सर्वनाम के भेद। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ डैश चिंता मत करना। तो सेंटेंस कंप्लीट करना है।
अपनी चिंता तो वो कहेगा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेताल पचीसी, किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये दिया गया है हमें बेताल पचीसी, ये किस टाइप का उदाहरण है? समुदाय वाचक का। तो ये एक समुदाय के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि संख्या इसमें कोई है नहीं, ना ही क्रम, और ये भी संख्या से रिलेटेड है। तो ये क्या आ जाएगा, बेताल पचीसी समुदाय वाचक। इसमें ये नहीं है कि पचीसी लिखा हुआ है तो उसको हम संख्या कर दें, ये पूरा है बेताल पचीसी। नेक्स्ट है दुबई कितना सुंदर देश है, तो इसमें रेखांकित क्या है, सुंदर। अब हमें बताना है कि सुंदर क्या है, तो इसमें से सुंदर क्या आएगा, ना तो ये प्रविशेषण संख्यावाची विशेषण हो ही नहीं सकता, ना ये परिमाप को देख रहा है। ये किस टाइप का विशेषण है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होगा, ये प्रविशेषण होता है जो विशेषण की ही विशेषता बताता है। तो ये तो देश की विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण या नॉर्मल विशेषण। और या फिर यहाँ पर ऑप्शन होता गुणवाचक, तो गुणवाचक भी आ सकता था सुंदर के लिए। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने टाइप के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से 2 टाइप की क्रिया होती हैं, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है और अकर्मक जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। जैसे सकर्मक का एग्जाम्पल हो जाएगा कि श्याम खाना खाता है, तो इसमें खाना कर्म हो गया। और अगर अकर्मक इसे ही ले लें तो श्याम खाता है, इसमें ये नहीं पता कि वो क्या खाता है। नेक्स्ट है कि धातु कहते हैं, धातु क्या होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को धातु कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से अव्यय क्या है? इनमें से हमें अव्यय देखना है। अव्यय का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी लिंग, वचन या पुरुष कारक किसी की भी वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि जैसे लड़का है तो उसके लिए अलग चेंज कर देंगे, लड़की के लिए अलग चेंज कर देंगे, तो हमें ऐसा वर्ड देखना है। तो ये कौन सा वर्ड होगा, हाय। हाय चाहे लड़का हो, कोई लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा हाय। इस टाइप के हाय, सावास, हाँ, किंतु, जब, तब, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, तो इसीलिए इनको बोला जाता है अव्यय। नेक्स्ट है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें से क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें माँ तो हो गई, संज्ञा हो जाएगी, तो ये पूछा है कि क्रिया विशेषण क्या होगा इसमें से। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें दिए गए वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, कालवाचक, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है सुबह, और तो कुछ है नहीं। स्थान इसमें दिया नहीं गया कि कहाँ पर बनाती है। स्थानवाचक में आते हैं यहाँ, वहाँ, जहाँ। परिमाणवाचक कोई परिमाण संज्ञा नहीं दी गई है, इसमें आते हैं जैसे कोई ज़्यादा कम इस चीज़ को दिखा रहे हो। और रीतिवाचक में कौन से आते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का प्रकार, हाँ, नहीं, ये सब होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसमें से पुल्लिंग शब्द हमें देखना है कि पुल्लिंग कौन सा होगा। तो चाहत, चाहत भी स्त्रीलिंग में आती है। रंगत किसी की स्त्रीलिंग में कही जाएगी। मेहनत, रंग लाई, ये सब भी स्त्रीलिंग में कहा जाता है। लेकिन आहार, कि उसने हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, तो इस टाइप का जो आहार का वर्ड होता है ये किस में आएगा, पुल्लिंग में। नेक्स्ट है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, तो ये इसमें कह दिया गया है कि एक ही वस्तु का बोध हो, तो कौन सा हो जाएगा, बहु एक वचन। और जब बहुत वस्तुओं का, एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध होगा तो बहुवचन। और जब केवल ये हो कि जिससे किसी वस्तु का बोध हो, तो आता है यहाँ पर वचन। नेक्स्ट है वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें यह है कि वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें किस टाइप का आएगा। अब इसमें संभावना जताई जा रही है कि वह आए, तो वह पूरी तरीके से कह नहीं रहा है कि वह आएगी, तो यह है कि वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो इसमें आएगा संभाव्य वर्तमान। और संदिग्ध वर्तमान में जैसे होगा कि अगर वो कोई चीज़ सोच रहा हो, जैसे कि वह पढ़ता होगा। और तात्कालिक वर्तमान में जो बिल्कुल इस टाइम हो रहा हो कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। और सामान्य वर्तमान में ये आएंगे जो हमेशा होते ही हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे ये है कि सूर्य पूरब से निकलता है। नेक्स्ट है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो जब कोई किसी चीज़ से अलग हो रहा होता है तो उसमें हमेशा कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अब ये औरों के भी चिन्ह बता देते हैं कि कर्ता का आएगा ने, कर्म को, और थर्ड जो आता है करण, इसका मीनिंग इसका भी से ही होता है, लेकिन कर्ण का और अपादान का दोनों का से होता है। वैसे तो इसमें कर्ण ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मीनिंग ये होगा कि जब भी
अलग होने के लिए आएगा तो अपादान आएगा, अगर अलग होने के लिए अर्थ नहीं है तो करण आएगा। नेक्स्ट है उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक आएगा? सिंपल उसके बारे में बताया गया है तो ये हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह का यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अंगीठी का तत्सम है, तो अंगीठी का तत्सम में क्या होता है? से आता है, तो इससे हमें याद रखना है कि इसको लिखना, तत्सम में होते हैं संस्कृत के शब्द और तद्भव में होते हैं हिंदी के शब्द। तो अंगीठी को संस्कृत में किस टाइप से लिखा जाएगा? तो अग्निष्टिका। तो ना तो अग्नि का आएगा क्योंकि ये तो अग्नि से रिलेटेड हो गया, और अग्निष्टिका को लिखेंगे सही टाइप से कैसे? पहले तो अग्नि फिर टिष्टिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो अब तद्भव है तो मीन्स हमें हिंदी वाला शब्द देखना है कौन सा लिखा हुआ है। निडर भी इसमें कौन सा आ जाएगा? हमारा निडर, क्योंकि सुर मीन्स तो सुर, लय वगैरह ये सब होती है, ना तो सुर है ना गति है ना कमल है, तो जो तद्भव शब्द है इसमें से वो है निडर, क्योंकि जो इसका तत्सम शब्द होता है वो होता है निर्दर। नेक्स्ट है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से जो संबंधित सूत्र होता है वो होता है प्राद्य, जो अव्यय धातु या धातु से बने विशेषण संज्ञा के पूर्व में जोड़े जाते हैं, जैसे जो पहले जोड़े जाएंगे, जैसे निडरी है तो ये डर शब्द था, इसमें अब नी जोड़ दिया तो नी क्या है? इसमें उपसर्ग। जो शुरू में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? उपसर्ग, और इससे संबंधित जो सूत्र होगा वो है प्राद्य। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो वैज्ञानिक शब्द में क्या प्रत्यय होगा? एक तो विज्ञान तो हो ही जाएगा, और प्लस एक। अब इसमें यहाँ छोटी की मात्रा है तो हमें बड़ी की मात्रा तो आ ही नहीं सकती, तो क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन बी एक, इसमें प्रत्यय हो जाएगा एक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।